जय हिंद साथियों। बड़ा ही बेहतरीन सा लेक्चर है भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आप यकीन मानिए जिस तरीके से परीक्षाओं की प्रवृत्ति बदल रही है, उनके अंदर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनके क्वेश्चंस का जो नेचर चेंज हो रहा है, उसमें आपसे उम्मीद की जा रही है कि केवल आर्टिकल रटने से काम नहीं चलेगा, भाग आपको याद हो, अनुसूचियां याद हो, संविधान संशोधन याद हो, उससे काम नहीं चलेगा। आपको कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर इज टू क्लेवर। कॉन्सेप्ट से एक स्टेटमेंट उठाएंगे और एक स्टेटमेंट फैक्ट से उठाएंगे, दोनों आपस में मिक्स करके आपके सामने रख देंगे और फिर पूछेंगे कि कौन सा इसमें से सही है। मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपके पेपर में कथन कारण वाले और मल्टी स्टेटमेंट के सवाल आने लगे हैं। तो ऐसे में ये जो चैप्टर आपका है, इसको आप बहुत ही तसल्ली से पढ़िए, बिल्कुल लास्ट तक आराम से वीडियो को देखिए, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, इस बात की हमारी गारंटी है। और दूसरा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अप्रोच बिल्कुल बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको कंटेंट पूरा पूरा समझ में आएगा। धैर्य बनाए रखिएगा। और इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि इस डिजिटल दुनिया में 100% बाइलिंगुअल कंटेंट यदि आपको कहीं मिलता है तो सिर्फ आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर मिलता है। इस बात का मेरा ओपन चैलेंज है। आप 200 वीडियो यूट्यूब का देखिएगा, आपको इस बात का पूरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं, एक तो ये हाईली वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि हमने कोई पॉइंट, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है जो एग्जाम में आए और इसमें ना हो। और दूसरा कि ये 100% बाइलिंगुअल है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से भारत के सबसे बड़े ग्रंथ की बात मैं करूं, क्योंकि दुनिया में हर देश में एक धर्म है, उस धर्म का अपना ग्रंथ है। हमारे देश में कई सारे धर्म है, सभी धर्मों का अपना अपना ग्रंथ है, लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते यदि हमारे जीवन का सबसे बड़ा कुछ आदर्श है, सबसे ऊपर कुछ है, तो हमारा संविधान है, जिसे हमने बनाया है अपने लिए। तो ऐसे में इस संविधान की क्या विशेषताएं हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट आपको और बता दें। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बोर्ड पर लिख करके पढ़ाया जाए, उसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको कम टाइम फ्रेम में अधिक से अधिक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दे पाए। इसलिए हमने जो एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं उनको कंप्यूटर टाइप कराया है और हम आपको इन पॉइंट को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो सभी तो हमारे लिए रिक्वायर्ड है ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या हो, जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने आएगा। सबसे पहला पॉइंट आप आज तक क्या पढ़ते आ रहे हैं कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये पॉइंट तो आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब आज आपको ये समझाऊंगा कि इसके वास्टनेस का कारण क्या है। यानी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो आखिर इसके इतने विशाल होने का कुछ कारण तो होगा। क्यों बाकी देशों में इतना बड़ा संविधान नहीं लिखा गया, क्यों भारत में लिखा गया? तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें समझेंगे कि जो भारत है इसके अंदर बहुत ज्यादा विविधता है। यदि आप केरल से कश्मीर तक नजर डालें तो भाषाई विविधता आपको देखने को मिलती है, धार्मिक विविधता आपको देखने को मिलती है, भौगोलिक विविधता आपको देखने को मिलेगी, जातिगत विविधता आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी विविधताएं आपको देखने को मिलेंगी। तो जब कहते हैं कि विविधता में एकता को समाहित करना है, तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा। और सबके ध्यान रखने के लिए हमने क्या कर दिया, जब सबके लिए हमने व्यवस्था बनाई तो ऐसे में लेंथ बढ़ती चली गई। बिल्कुल ठीक ऐसे ही कि यदि मैं यह सोचूं कि आपके एग्जाम का कोई भी पहलू ना छूटे, तो हो सकता है कि पूरे कोर्स का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन बड़ा होने के साथ साथ जब बढ़िया होगा और मजबूत होगा तो वो आपको एक अलग फीलिंग देगा। तो हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। उसका पहला कारण मैंने आपको बताया कि देश की बहुत बड़ी विविधता है। जो दूसरा और अहम पॉइंट है वो यह है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो बना था, उसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा भारत के संविधान पर, क्योंकि हमने अधिकांश हिस्सों को उठा करके वहां से अपने संविधान में रखा। और वह जो अधिनियम था वह ऑलरेडी बहुत बड़ा था। तो जब ऑलरेडी वह बहुत बड़ा था, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने उस अधिनियम को बनाने के लिए जो मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट ड्राफ्ट करी थी, वो जिसे आप नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, जो संविधान का प्रीडेटर माना जाता है एक तरीके से, जो जिन्ना की 14 सूत्री मांग थी, जो गांधी की 11 सूत्री मांग थी, इसके साथ जो साइमन कमीशन की बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों का कंपाइलेशन था, उन सब को उठा करके 1935 के संविधान जो उन्होंने अधिनियम बनाया था उसमें ड्राफ्ट किया था। तो वह अधिनियम भी बहुत बड़ा हो गया था और ऐसे में हमने वहां से अधिकांश हिस्सों को उठा करके अपने संविधान में रखा। तो एक कारण यह भी है कि संविधान हमारा दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान हो जाता है।
इसके बाद जैसे हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो यूएस की डेमोक्रेसी बहुत मजबूत मानी जाती है, लेकिन यूएस में फेडरेशन है, यूएस में फेडरेशन है। अभी मैं, आप जब पूरा वीडियो देखेंगे और दूसरे वीडियो भी देखेंगे जो कोर्स के अंदर हैं, तो आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा कि पॉइंट मैंने बड़ी जिम्मेदारी से समझाया है कि फेडरेशन और यूनियन में क्या अंतर होता है। इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ द स्टेट लिखा हुआ आर्टिकल 1 में, तो हिंदी में तो दोनों को संघ कहेंगे, लेकिन यूनियन और फेडरेशन में अंतर है, समझाएंगे क्या अंतर है। तो यूएस का फेडरेशन, वहां पर राज्य हैं और वहां पर भी केंद्र है, लेकिन राज्य का अपना संविधान है और केंद्र का अपना संविधान है और कंप्लीटली सेपरेट भी है। लेकिन यहां इंडिया में आपने देखा क्या कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। तो जब दोनों के लिए एक ही संविधान बनाएंगे तो किताब आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। एक कारण यह है। इसके बाद हमने सिर्फ संविधान में बातें मोटी मोटी नहीं की है, हमने एक बहुत ही डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी दिए हैं, एक विस्तृत प्रशासनिक व्याख्या भी हमने दिया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये जो 4 पॉइंट हैं वो जस्टिफाई करते हैं कि क्यों हिंदुस्तान का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाता है। तो पहला फीचर आपको समझ में आया कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लिखित संविधान है। इसके बाद आपसे एक सवाल पूछा जाता है साथियों कि भारत का संविधान कठोर है या फिर लचीला है, ये रिजिड है या फिर फ्लेक्सिबल है। तो कहा जाता है कि ना तो यह कठोर है और ना ही यह लचीला है, और यह कठोर भी है और लचीला भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह ब्लेंड किया गया है, मिक्स किया गया है, इसमें कठोरता और लचीलेपन का मिक्सिंग आपको दिखाई देगी। मैं कुछ पॉइंट्स को समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिकल 368, जिसमें संविधान के अंदर कोई भी संशोधन आप कर सकते हैं, क्योंकि देश बदलेगा, संभावनाएं बदलेंगे, आने वाले समय में जीवन में बहुत कुछ बदलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में संशोधन किया जा सके, इसके लिए अनुच्छेद 368 की व्यवस्था लाई गई। लेकिन अब इसमें भी देखेंगे कि कुछ विषयों पर ऐसी व्यवस्था दी गई जिसमें संशोधन करने के लिए आपको संसद के अंदर एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होगी। स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड देन मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ ईच हाउस। इसका मतलब क्या हो गया कि स्पेशल मेजॉरिटी में कहा गया कि संसद में जितने भी लोग वहां लोकसभा में बैठे हुए हैं, राज्यसभा में बैठे हुए हैं, उनके 2/3 हिस्से से लोग सहमत हों और वोट करें, स्पेशल मेजॉरिटी हो गई। लेकिन इसी में एक क्लॉज और डाला गया कि कुछ विषय ऐसे भी होंगे जिनमें केवल 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से नहीं बात बनेगी। थोड़ा मैं आपको और समझाऊं, जब मैं आपको मेजॉरिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पर समझाऊंगा कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है, विशेष बहुमत क्या है और सिंपल बहुमत क्या है, साधारण बहुमत क्या है। लेकिन अभी आप ये समझें कि मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे विषय हैं, जैसे जीएसटी में आपको संशोधन करना पड़ा, टैक्स में संशोधन करना पड़ा, इनडायरेक्ट टैक्स में, या इसी प्रकार से कोई ऐसा मुद्दा जिसमें राज्यों की सहमति जरूरी है, तो स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसमें आधे से अधिक राज्यों का स्टेट रेटिफिकेशन भी चाहिए, आधे से अधिक राज्य उस पर सहमत हो, यानी कि 14 से अधिक या 14 या उससे अधिक राज्य सहमत हो। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर कठोरता दिखाई दे रही है, इन दोनों क्लॉज में कठोरता दिखाई दे रही है कि कोई भी कानून भारत में बनेगा, यदि वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कानून है या भारत के ऊपर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो वह कानून इतनी आसानी से संसद में पास नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं साधारण बहुमत की, जैसे हम बात करते हैं सिंपल अमेंडमेंट्स की, सिंपल मेजॉरिटी की, तो सिंपल मेजॉरिटी में क्या है, 50% प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात हम करते हैं। कोरम यदि पूरा है तो 50% प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करेंगे। लेकिन अब इसके लिए आपको ये सब स्पेशल और स्टेट रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए भारत में कोई नया राज्य का निर्माण करना है, 2 राज्यों की सीमाओं को अल्टर करना है, किसी राज्य का नाम बदलना है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर बहुत लचीले हम हो गए। तो यदि हम अपनी बात को समझाने की कोशिश करें, कंक्लूड करें अपनी बात को, तो एक तरफ हमें कई जगहों पर संविधान बहुत कठोर दिखाई देता है और दूसरी जगहों पर बहुत लचीला दिखाई देता है। तो इन दोनों का मिक्सचर है, ब्लेंड है। अगला जो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट से आप एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं और आप आराम से एकदम तसल्ली से पढ़ते हुए समझिएगा। जहां पर भी असुविधा हो कमेंट करके मुझे, मैसेज करके मुझे जरूर पूछिएगा, जरूरत पड़े तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में पूछिए। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, ये वाला टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल पक्का मिलता है। आए दिन सवाल छपा रहता है और गारंटी इस बात की है कि इस क्लास से बाहर कुछ भी नहीं आएगा इस टॉपिक से।
फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस का मतलब क्या है, ये घबराना नहीं है, बहुत तसल्ली से समझना है, एक एक टर्म को समझना है। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय प्रणाली, ये भारत के संविधान की हम बात कर रहे हैं। भारत के संविधान में फेडरेशन का कॉन्सेप्ट तो दिखता है, फेडरेशन के कॉन्सेप्ट की बेसिक बातें हम आपको बता दें, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, जब हम फेडरल सिस्टम पर आते हैं, संघात्मक व्यवस्था पर आते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक जो सबसे कॉमन फैक्टर है, यदि कोई कंट्री फेडरल है, संघीय प्रणाली है, तो उसमें जो शक्तियां हैं कानून बनाने की, वह केंद्र और राज्यों के बीच में स्पष्ट बटी रहेंगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये इंडिया में भी देखने को मिलता है। भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से जो 7th शेड्यूल है, 7th अनुसूची है आपकी, उसमें 3 लिस्ट बनाई गई है, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। और वहां पर स्पष्ट लिख दिया कि कौन कौन से विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा, कौन कौन से विषयों पर राज्य कानून बनाएगा और किस पर दोनों बना सकते हैं। लेकिन अब यहां पर समझिएगा कि जिन विषयों पर केंद्र कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है, यानी कि जो समवर्ती सूची में है, यदि किसी विषय पर दोनों ने कानून बनाया है तो केंद्र वाला कानून भारी पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि बंटवारा तो हुआ है, लेकिन पावर किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है, सेंटर की तरफ ज्यादा झुका है, सेंटर ज्यादा पावरफुल है। दूसरा पहलू कि यदि देश में इमरजेंसी हो तो जो राज्य के विषय हैं उस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास चला जाएगा, केंद्र के पास चला जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग सेंटर हो रहा है। राज्य में भले ही सब कुछ राज्य के पास अधिकार है, लेकिन राज्यपाल को किसने बैठा रखा है, राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है, यानी कि राष्ट्रपति ने अपना एक एजेंट बैठा रखा है राज्य में। अगेन पावर किसके पास जा रहा है, केंद्र के पास। तो ऐसे कई जगहों पर आप देखेंगे कि शक्तियां केंद्र की तरफ ज्यादा झुकी हुई हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है यूनिटरी बायसनेस, जो मजबूत संघ है वो एकात्मकता की तरफ ले जा रहा है, यूनिटरी नेचर की तरफ इसको ले जा रहा है। ठीक है, तो इसी बात को हमने इस कंटेंट पर समझाने की कोशिश आपको की है कि देखिए फेडरेशन का मतलब हमने क्या कहा कि 2 गवर्नमेंट सिस्टम होगा, केंद्र भी है, राज्य भी है। डिवीजन ऑफ पावर होगा, शक्तियों का बंटवारा होगा, ये भी हमने बताया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ध्यान दीजिएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लिखित संविधान होगा, फीचर है फेडरेशन का। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी, संविधान की सर्वोच्चता होगी। इसके साथ साथ रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी, यानी कि जो संविधान है इसकी कठोरता, मतलब कि संविधान ही सब कुछ माना जाएगा। यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट फीचर के रूप में सामने आएगी। साथ में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड बाइकैमरलिज्म, मतलब कि स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी। तो क्या क्या बता रहा हूं जी, फेडरेशन का मतलब यूजुअल फीचर है, जब भी कोई संघीय प्रणाली होगी, जरा ध्यान से समझना इस बात को, इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फिर से, जब संघीय प्रणाली होगी तो क्या क्या निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा, 2 गवर्नमेंट सिस्टम मिलेगा, 2 गवर्नमेंट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब शक्तियों का बंटवारा, ये फीचर्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी और साथ में बाइक। तो देखो भारत की संसद में 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये बता रहा है कि बाइकैमरलिज्म की बात हम कर रहे हैं, यानी कि इंडिया जो है वो फेडरल नेचर में है, लेकिन कंप्लीट फेडरल है या क्वासी फेडरल है या यूनिटरी है, वो आगे भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर। इस पॉइंट को भी समझिएगा, भारत के संविधान में फेडरल फीचर तो हैं, संघात्मक विशेषताएं तो हैं, लेकिन यूनिटरी, एकात्मक और साथ में जो नॉन फेडरल नेचर है। भाई यूनिटरी हो गया तो नॉन फेडरल हो गया, तो उसमें कौन कौन से फीचर दिखाई देते हैं जो सेंटर को बहुत मजबूत करते हैं। ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी कि केंद्र की मजबूती पर जो बात करते हैं। कैसे, सबसे पहला कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्लीटली फेडरल होता तो राज्य का अपना संविधान होता और केंद्र का अपना संविधान होता, लेकिन यहां पर एक ही संविधान है तो सेंटर को मजबूत करता है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, यदि यही चीज मान लीजिए दोहरी नागरिकता होती अमेरिका के जैसे, यूएसए में क्या है, राज्य की नागरिकता भी है और केंद्र की नागरिकता भी है, तो फिर वो कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर को शो करता। समझ में आ रहा है ना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि
हमारा संविधान बहुत फ्लेक्सिबल है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, राज्य की जुडिशियरी अलग नहीं है। हाई कोर्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है या मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है या केरला का हाई कोर्ट है, तो क्या उसको केवल अधिकार है कि वह राज्य के कानून पर ही बात करेगा? यदि कोई कानून है जिस पर कोई चुनौती दी जा रही है, तो वो तो शुरुआत से आप लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, यानी कि सभी कोर्ट्स आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। इसे हम लोग कह रहे हैं इंटीग्रेटेड, इसे इंटीग्रेटेड जुडिशियरी हम कह रहे हैं, और ये एकात्मकता को निरूपित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में यहां से आगे बढ़ते हैं, तो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, अभी बताया था हमने, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट बाय द सेंटर, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 155 में गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसका एजेंट के रूप में काम कर रहा है, कौन, समझ रहे हैं? साथ में ऑल इंडिया सर्विसेज, अब एक बात बताओ मुझे, ऑल इंडिया सर्विसेज में हम बात करते हैं तो जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस है आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है आईएफओएस। तो ये जो सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज में सिलेक्शन कौन कर रहा है? यूपीएससी कर रही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन ये आईएएस आईपीएस काम कहां कर रहे हैं भाई? आपके जिले का डीएम भी क्या है? आईएएस है, आपके जिले का कप्तान आईपीएस है। तो अब चुना है उन्होंने और भेजा है काम करने के लिए राज्य में, यानी कि ज्यादा अधिकार उनके ऊपर उनका है। तो ऐसी स्थिति में स्ट्रॉन्ग सेंटर की कल्पना दिखाई दे रही है। अब इमरजेंसी प्रोविजन एंड सो ऑन, इसका मतलब है कि आपातकाल भी लगाया जा सकता है और ये पावर राष्ट्रपति के पास है, केंद्र के पास है। तो अब इस पूरे बात से क्या निकल के आया है कि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है और नॉन फेडरल स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। तो क्या कहें, भारत फेडरल नेशन है या फिर नॉन फेडरल है? तो कहेंगे सर, ना तो यह पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक है, क्वासी फेडरल है, अर्ध संघात्मक है। तो भारत का संविधान भारत को एक राज्य के रूप में कैसे स्थापित करता है? अर्ध संघात्मक राज्य के रूप में। उम्मीद है कि मेरी बात पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको इतना क्लियर कर दूंगा इसको कि आप किसी भी स्थिति में एग्जाम दीजिए, आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से गलत नहीं होगा, चाहे पेपर जिस नेचर का बन जाए। बस आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नोट आपको कुछ करना ही नहीं है। हमने इस कंटेंट को इसीलिए बाईलैंग्वेज और हर एक उस पॉइंट को साथ में रखा है जो पॉइंट आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको नोट नहीं करना है, ये एज इट इज आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ किस फॉर्मेट में मिलेगी आप देख सकते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं पूरा का पूरा एज इट इज। अब जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि द टर्म फेडरेशन संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब कहेंगे कि सर ये तो बात आप कैसे कह रहे हैं, भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन साथियों, जो ओरिजिनल ड्राफ्टिंग है वो अंग्रेजी की है, और अंग्रेजी में मैं कह रहा हूं कि जो टर्म यूज हुआ है वो यूनियन हुआ है। क्या हुआ है? यूनियन। अब हिंदी में तो मान लो दोनों को संघ कह रहे हैं तो वह एक अलग पहलू हो गया, लेकिन यूनियन टर्म यूज हुआ है। इंडिया के लिए फेडरेशन टर्म यूज नहीं हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 1 ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स। क्या कह रहा हूं मैं? भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन यहां पर इस संघ का मतलब फेडरेशन नहीं है, यूनियन है, याद रखिएगा। आप कहेंगे सर कुछ अंतर है क्या? हाँ बेटा, बहुत ज्यादा अंतर है। यूनियन और फेडरेशन दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो दोनों में अलग अलग मतलब है। इंडिया में यूनियन यूज हुआ है, फेडरेशन यूज नहीं हुआ है। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। मतलब कहने का यह कि जो यूनियन टर्म यूज हो रहा है, इसके दो अर्थ हैं। क्या अर्थ है भाई? पहला अर्थ यह निकल के आ रहा है कि इंडिया जो फेडरेशन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, वह राज्यों और केंद्र के बीच में किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ट्राई टू नो वंस अगेन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि इंडिया इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यानी कि राज्य और केंद्र के बीच में कोई समझौता नहीं है कि ऐसे ऐसे चलेगा। संविधान बना है केंद्रीय स्तर पर और वो सब पर लागू है। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। नो स्टेट हैज द राइट टू secede फ्रॉम फेडरेशन। इसका मतलब है कि किसी भी स्थिति में भारत का कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता है। यह पॉइंट आप समझिएगा। नागालैंड हो, मणिपुर हो, जो अलगाववाद की बात करते हैं, वह यह क्लियरली समझ लें कि हिंदुस्तान का संविधान आपको अलग होने की इजाजत
नहीं देता है। यदि ऐसे में आप कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाए जाएंगे। यानी कि भारत का कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जो इंडिया के यूनियन होने के बारे में बात करता है। अब साथियों, जो ये वाला पेज है आपके स्क्रीन का, यह पेज यदि मैं कहूं कि अभी तक आपने जो पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यह पेज अभी तक के कंटेंट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब भी मैं ये बात कहूं कि ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो बहुत ही जिम्मेदारी से उसको आप अपने अंतरात्मा में ले आइए, क्योंकि वहां से परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए, अभी तक आप क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भारतीय संविधान को विभिन्न रूपों में कहा जा रहा है कि विभिन्न रूप में संघीय लेकिन आत्मा में एकात्मक, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट है, बाई कैमरलिज्म है, बहुत सारी बातें हैं जो फेडरल कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं, लेकिन जगह जगह पर केंद्र ज्यादा ताकतवर दिखाई देता है, यानी कि आत्मा में वो एकात्मक है। तो इस पर बहुत सारे स्कॉलर्स ने कमेंट किया है, जो आपकी परीक्षाओं में साफ साफ पूछा जाता है कि किसने क्या कहा है। तो केसी वेयर ने इसको क्वासी फेडरल कहा। क्वासी फेडरल का मतलब होता है अर्ध संघात्मक या अर्ध संघीय। वहीं पर मॉरिस जोन्स ने क्या कहा? मॉरिस जोन्स ने कहा कि ये जो है एक प्रकार का सौदेबाजी वाला संघवाद है, यानी कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात करते हैं, बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात करते हैं मॉरिस जोन्स। मिलाने के लिए दे देगा, कोड मिलाने के लिए किसने क्या कहा था। साथ में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात आती है तो ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नाम दिया था। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और क्वासी फेडरलिज्म में कंफ्यूज मत होना। यहां पर देखेंगे सहकारी संघवाद की बात आती है, और सहकारी संघवाद एक टर्म ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब आप ये पढ़ेंगे कि नीति आयोग क्यों बनाया गया, भाई पहले तो योजना आयोग तो था ही ना, तो योजना आयोग को समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग की स्थापना की। क्यों? क्योंकि नीति आयोग प्रमोट करेगा किसको? सहकारी संघवाद को प्रमोट करेगा। और आपको पता है कि कोऑपरेशन से दुनिया चलती है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट है कि केंद्र और राज्य के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए, और इंडिया में आपने देखा होगा कि कई बार ये रिलेशन टकराया है। वर्तमान में भी आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच में आए दिन आपको ऐसी टकराहट दिखाई देती है। पंजाब की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जहां पर ऐसा लगता है कि किसी और पार्टी की सरकार है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतभेद दिखाई देता है, जबकि डेमोक्रेसी में होना नहीं चाहिए। यदि फेडरलिज्म है तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से ग्रैनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। इसके अलावा एक टर्म और है जो आइवर जेनिंग्स कॉइन करते हैं, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी कि भारत के अंदर फेडरेशन तो है लेकिन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, यानी कि केंद्र जो है वो ज्यादा पावरफुल है, एकात्मक है। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केसी वेयर वाला तो बहुत बार पूछा गया, लेकिन आने वाले परीक्षा में आपसे ये मॉरिस जोन्स, ग्रैनविल ऑस्टिन और आइवर जेनिंग्स वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। बहुत देर से आप सुन रहे थे कि सर फेडरेशन, सर यूनियन, फेडरेशन यूनियन दोनों की हिंदी संघ है, तो सर थोड़ा अंतर इसमें बता दीजिए। तो जरा अंतर देख लीजिए इसमें बड़ा ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले आप देखेंगे इधर फेडरेशन लिखा हुआ है, इधर यूनियन लिखा हुआ है। समझा तो मैंने सब दिया आप लोगों को, थोड़ा और क्लैरिटी से आप इसको देख लें विथ एग्जांपल। जब फेडरेशन की बात आ रही तो हमारे पास टॉप एग्जांपल क्या है? अमेरिका का। और जब यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनियन का, तो हमारे पास टॉप एग्जांपल हम कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखा कि फेडरेशन ऑफ स्टेट इंप्लाइज अ लीग ऑफ सॉवरेन एंटिटीज। अभी हिंदी में भी इसको हम समझा देते हैं, ये स्लाइड आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। हमने क्या कहा कि फेडरेशन स्वतंत्र राज्यों के समूह का संकेत देता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या कहा जा रहा है, जो मैंने आपको शुरू में समझाया कि फेडरेशन का मतलब है कि स्वतंत्र राज्यों का समूह होगा। स्वतंत्र राज्यों का समूह का मतलब क्या होगा कि राज्य स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है केंद्र के साथ और दोनों मिलकर के एक फेडरेशन का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि यदि यूनियन है तो राज्य स्वतंत्र नहीं है,
वह भारत से अलग हो ही नहीं सकते हैं। अविभाज्यता के कॉन्सेप्ट यहां पर है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाहता हूं कि यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि यह स्ट्रेस देता है, दबाव डालता है किस पर, इंटीग्रेटेड अनब्रेकेबल होल पर, यानी कि पूरा भारत अखंड है, कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है क्योंकि उस राज्य और भारत सरकार के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। आप अखंड भारत का हिस्सा हैं, यू विल हैव नो राइट टू बी सेपरेट। तो ये यूनियन हो गया। और जहां पर स्वतंत्र राज्य हैं उनका जो समूह है उसे हमने कहा कि वो फेडरेशन है। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि हम फॉर्मेशन की बात करें, भाई टर्मिनोलॉजी तो आपको समझ में आ गई कि फेडरेशन क्या है और यूनियन क्या है। यदि हम ये सोचे कि बने कैसे हैं, तो हमने कहा कि वॉलेंटरली एग्रीमेंट एमंग इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि जो राज्य हैं उनके साथ केंद्र का समझौता है। एक फेडरेशन में वो रहेंगे, सबके बीच आपस में एग्रीमेंट है। लेकिन यहां पर कैसे, क्रिएटेड बाय द सेंटर, स्टेट्स डिराइव एग्जिस्टेंस फ्रॉम द यूनियन, है ना। तो ये केंद्र के द्वारा बनाए गए हैं। देखें, केंद्र द्वारा निर्मित हैं, राज्य अपनी सत्ता संघ से प्राप्त करते हैं, यानी कि राज्य, उत्तर प्रदेश को जो पावर मिल रही है वो केंद्र से मिल रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया निर्माण का तरीका। अलग होने के अधिकार पर हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि राज्यों को सैद्धांतिक रूप से अलग होने का अधिकार होता है, व्यवहार में बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने क्या कहा, ये बात आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो क्या सर अमेरिका में 50 से अधिक जो राज्य हैं कि वो कभी भी अलग हो सकते हैं क्या? तो देखिए, व्यवहार में तो अलग होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से वो अलग होने का अधिकार उनके पास है। फेडरेशन के अंदर कोई भी राज्य थियोरेटिकली अलग हो सकता है, लेकिन इंडिया में यूनियन के अंदर, किसी भी यूनियन के अंदर यदि ऐसा है तो यूनियन में, यूनियन के कॉन्सेप्ट में अलग होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यहां पर ये अविभाज्य कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो तीनों बातें हो गई सारी। है थोड़ा सा और एग्जांपल समझते हैं। जब स्टेट बाउंड्रीज की हम बात करते हैं, यानी किसी फेडरेशन के अंदर, तो फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर कैन नॉट यूनिलेटरली अल्टर, यानी कि जो राज्यों का अपना संविधान है उसके अंदर केंद्र कभी भी अल्टरेशन नहीं कर सकती है, यानी कि छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। जैसे अमेरिका के राज्यों का जो अपना संविधान है उस संविधान में केंद्र कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट कैन अल्टर बाउंड्रीज, नेम्स आर क्रिएट न्यू स्टेट्स, यानी कि भारत में संविधान कहता है कि किसी भी राज्य के नाम में यदि परिवर्तन करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, या कोई नया राज्य बनाना है, तो यह पावर किसके पास है? यह पावर पार्लियामेंट के पास है, देश की संसद के पास है। और संसद का मतलब क्या हो गया? केंद्र सरकार। डिवीजन ऑफ पावर्स, तो डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करते हैं तो फेडरेशन के अंदर जो पावर है वो रिजिड है, एंड इन्यूमरेटेड लिस्ट, सुप्रीमेसी क्लॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट दिए गए हैं। लेकिन जब हम इंडिया या यूनियन की बात करते हैं तो यहां पर ये फ्लेक्सिबल है, यूनियन लिस्ट डोमिनेट करता है, यानी कि केंद्र ज्यादा ताकतवर हो जाता है, विथ रेजिड्यूरी पावर टू सेंटर, यानी कि जो बची हुई शक्तियां हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो किसी भी स्थिति में केंद्र के पास रहेंगी तो बताएंगे कि केंद्र क्या हो रहा है, केंद्र ज्यादा ताकतवर हो रहा है। राइट, अब सॉवरेनिटी पर थोड़ी बात करते हैं, संप्रभुता पर इनकी बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि डिवाइडेड इक्वली, डुअल सॉवरेनिटी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटर की अपनी सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि हमारे कार्यों में कोई बाहरी दबाव या किसी और का हस्तक्षेप नहीं होगा, हम इंडिपेंडेंट हैं अपने काम को करने में। लेकिन यूनियन की जब हम बात करते हैं तो सेंटर होल्ड ओवरराइडिंग पावर्स, मतलब यहां पर यूनिटरी बायसनेस है, केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हैं, ताकत ज्यादा है। अमेंडमेंट पावर की बात करें तो रिक्वायर्स स्टेट रेटिफिकेशन फॉर फेडरल चेंजेस, यदि फेडरल चेंज आप कर रहे हैं तो वहां पर फेडरेशन के अंदर स्टेट का रेटिफिकेशन आवश्यक है। लेकिन यहां पर सिंपल मेजॉरिटी फॉर मोस्ट, यानी कि साधारण बहुमत की आवश्यकता बहुत जगहों पर है। नो मैंडेटरी स्टेट कॉन्सेंट, बहुत सारे मामलों में स्टेट का कॉन्सेंट जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नया स्टेट ही बनाना हो तो यह काम सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। हाँ, कुछ मामलों में हमने कहा कि जैसे यदि कोई ऐसा विषय है जैसे टैक्स का सब्जेक्ट है, तो टैक्स के स्ट्रक्चर में आप यदि परिवर्तन कर रहे हैं, खास करके ऐसे टैक्स जो राज्य लगा रहे हैं, राज्य को अधिकार लगाने का, और उसमें केंद्र यदि लगाना चाहे, विषय ही इधर उधर कर रहे हैं, तो उसमें स्टेट रेटिफिकेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, फिर भी हमने क्या कहा कि यहां पर सिंपल मेजॉरिटी को पावर
सिंपल मेजॉरिटी से बहुत सारे काम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि राज्य की शक्तियां थोड़ी कमजोर हो रही हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने दे ही दिया दोनों का, और आपको फेडरेशन और यूनियन में हमने अंतर बता दिया। इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही बातें लिखी हुई हैं, हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों को समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए बात कर सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के विशेषताओं में हमने लिखित संविधान पर चर्चा कर ली, हमने सिटीजनशिप पर चर्चा कर लिया, हमने बात आपसे फेडरल स्ट्रक्चर पर किया जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर रहे हैं भारत की शासन प्रणाली के बारे में, जो कि कहता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। इसका क्या मतलब है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए जरा, यहां पर मैं आप लोगों से पहले एक बात बताता हूं कि कई बार आपकी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। देखो, पार्लियामेंट का मतलब आप क्या समझते हैं, थोड़ा पार्लियामेंट का मतलब समझ लीजिए। पार्लियामेंट का मतलब आप समझ लीजिए, जब आपसे कहा जाएगा कि भैया भारत की संसद, भारत की पार्लियामेंट, तो जब आप पार्लियामेंट का नाम लेते हैं, तो पार्लियामेंट का जब आप नाम लेते हैं तो आपके सामने तीन स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। कौन कौन से तीन भाई? आप कहते हैं कि सर इसमें एक तो प्रेसिडेंट होगा, एक तो प्रेसिडेंट होगा, इसमें प्रेसिडेंट जो होगा वो इंटीग्रल पार्ट होगा किसका? संसद का प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट के साथ साथ आप ये कहते हैं कि सर प्रेसिडेंट तो संसद का पार्ट है ही है, अब इसमें सर दो हाउसेस होंगे। कौन से दो हाउसेस? एक आप कहेंगे कि सर लोकसभा, एक आप कहेंगे कि लोकसभा, और दूसरा आप कहेंगे कि सर राज्यसभा। ठीक बात है, लोकसभा और आपने कहा कि सर राज्यसभा, राज्यसभा। अब यहां पर जब आपने ये पूरा सिस्टम कहां से लिया है? आपने ये पूरा सिस्टम लिया है ब्रिटेन से, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया है ब्रिटेन से, लेकिन थोड़ा अंतर है दोनों में, दोनों में थोड़ा अंतर है। इस स्लाइड से जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ध्यान से समझना हमारी बात को, कि भारत में यदि हम भारत में बात करें तो भारत में राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। इस बात को ध्यान से समझना, भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, लेकिन इंग्लैंड में ये वंशानुगत चल रहा है। वहां पर जो क्वीन है वो हेरिडेटरी सिस्टम में है, तो इसीलिए आप कहते हैं कि इंडिया एक रिपब्लिक है। क्या है? इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया इज अ रिपब्लिक? इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, यानी कि भारत एक गणतंत्र देश है। कैसा देश है भाई? गणतंत्र है। और यहां पर मतलब क्या निकलता है इस बात का? बहुत सारे लोग इस पर कंफ्यूज रहते हैं, हमारे बहुत सारे साथी इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसका जरा मतलब बता दीजिए कि इस रिपब्लिक का मतलब क्या है। तो साथियों, आज से याद रखना है कि हेड ऑफ द स्टेट, जो राज्य का प्रमुख है, राज्य यहां पर, अब राज्य जो मैं बोल रहा हूं वो भारतीय संविधान में भारत के लिए जो टर्म यूज किया गया है वो राज्य किया गया है, स्टेट किया गया है, कैपिटल STATE। ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी जो आपके यूपी, MP, बिहार ऐसे वाले राज्य हैं, इनको टेक्निकल टर्म में हम प्रोविंस कहते हैं, प्रांत कहते हैं। तो जब हम राज्य कहेंगे तो राज्य कोई भी लॉ मेकिंग बॉडी हो सकती है, लेकिन यहां पर हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो जब हम कहेंगे कि हेड ऑफ द स्टेट, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो स्टेट टर्म यूज किया जा रहा है वो इंडिया के लिए। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है इंडिया में? हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है और बहुत सारे लोग इस पर गलत करते हैं। तो आपको मैं समझाता हूं कि आपके एग्जाम में पूछे कि भारत में हेड ऑफ स्टेट कौन है, तो हेड ऑफ स्टेट, देखो ध्यान से समझना इस बात को। हेड ऑफ स्टेट यदि इंडिया में पूछा जाए आपसे, तो हेड ऑफ स्टेट इंडिया में, इन इंडिया, तो हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया कौन होगा भैया? प्रेसिडेंट होगा। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, प्रेसिडेंट होगा, ये प्रेसिडेंट होगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि हु इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया है वो व्यक्ति कौन होगा भैया? वो होगा PM इंडिया में। ध्यान दीजिएगा हमारी इस बात का। हमने आपसे क्या कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
तो हेड ऑफ स्टेट हमने बताया प्रेसिडेंट इन इंडिया है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, पीएम है। अब यहां पर आप समझेंगे कि जब किसी भी स्टेट का जो हेड है वो इलेक्टेड होता है, यानी कि भारत में हमने कहा आपसे कि जो राष्ट्रपति है, इस पॉइंट को जरा फिर से समझिएगा क्योंकि बहुत अहम पॉइंट पर आप हैं। भारत में राष्ट्रपति की क्या हो रही है, राष्ट्रपति निर्वाचित है। जब राष्ट्रपति निर्वाचित है तो हमने कहा कि भारत एक कैसा देश है, भारत एक गणतंत्र है। लेकिन इंग्लैंड में हमने कहा कि वहां पर हेरिडेटरी प्रोसेस चल रहा है। तो अब देखें, जरा तुलना करते हैं। इंग्लैंड के अंदर लोकसभा को क्या कहा जा रहा है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन आप कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं भैया, हाउस ऑफ कॉमन कह रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। और राज्यसभा को आप क्या कह रहे हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कह रहे हैं। तो ये पॉइंट आपके ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम कहां से लेके आ रहे हैं, यूके से लेकर के आ रहे हैं। तो मोटे तौर पर आप अपना पार्लियामेंट्री प्रोसेस कहां से लिए हैं, यूके से लिए हैं। लेकिन अब आते हैं इस मुद्दे पर कि एक्चुअल में सर पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, कितने पॉइंट पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक बेहतर सा कॉन्सेप्ट लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर। तो हमने आपको अभी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट और साथ में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा बेसिक सब बताया है, ध्यान में रखेंगे उसको। बढ़ते हैं आगे, देखिए एक एक पॉइंट क्या कहा जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट हिंदी में देखना पहले, फिर इंग्लिश में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमने बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपके लिए तैयार किए हैं। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान ने अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया है। तो ये इस लाइन में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि अमेरिका में कैसी प्रणाली है, तो वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली है। भारत में कैसा है, यहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन में भी है। दूसरा क्या कह रहा है कि संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली स्थापित करता है, यानी कि भारत के राज्यों में भी संसदीय प्रणाली व्यवस्था है। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या क्या है, यह एक अहम पॉइंट है। तो यह आपका एक सब हेडिंग बनता है और यह बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग बनता है, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा आपसे कि भारत में जो फीचर है, द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया आर, क्या क्या है फीचर। सबसे पहला फीचर कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। यहां पर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव ये आपको दिखाई देगा। मेजॉरिटी पार्टी रूल, मतलब कि जो पार्टी मेजॉरिटी में आएगी, आपको पता है 50% + 1 सीट आप गेन कर लीजिए तो आप सरकार बना लेंगे। इसके बाद जो सबसे अहम और वेल डिफाइन, सबसे ज्यादा प्रभावी डिफिनीशन है पार्लियामेंट्री फॉर्म की, वो क्या है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। क्यों, देखिए अब ध्यान से समझिएगा। हमने आपसे क्या कहा थोड़ी देर पहले, हिंदी में देखिए, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। अब यहां पर बात समाप्त नहीं होगी, अब यहां पर बात तब समाप्त होगी जब पहले आप ये समझें कि एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है और जुडिशियरी क्या है। बहुत सारे लोग इसी पर कंफ्यूज हैं कि सर ये क्या है भैया। तो सर ये है, ध्यान से समझना, कि जब हम बात करते हैं इंडिया में तो आपने कहा कि सर एक जो है वह लेजिस्लेचर है, और एक आपने कहा कि सर ये एग्जीक्यूटिव है, और एक आपने कहा कि सर ये जुडिशियरी है। अब हिंदी में सर इसको क्या कह दें, सर इसको न्यायपालिका कह दें, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको कार्यपालिका कह देते हैं, और सर इसको विधायिका कह देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, विधायिका कह देते हैं। अब बहुत क्लियर सी बात है, हमने आपसे कहा कि इसका जो काम है कानून बनाना है। लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना। तो इसमें कौन शामिल हो गया जी, लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई। यदि हम यहां बात करें स्टेट्स में तो स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर्स में क्या क्या हो गया, विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गया। और यदि विधान परिषद नहीं है
तो कोई बात नहीं है, केवल विधानसभा हो गया। लेकिन आप कहेंगे कि सर कानून बनाने में तो राष्ट्रपति का भी रोल है, राज्यपाल का भी रोल है। तो यस, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं इस बात को कि इंडिया में एग्जीक्यूटिव हेड तो प्रेसिडेंट है। कौन है भाई? प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है। लेकिन प्रेसिडेंट को हमने क्या कहा? प्रेसिडेंट को हमने कहा कि आप साइन करेंगे, कानून बनेगा, बिना आपकी सिग्नेचर नहीं बनेगा। एग्जीक्यूटिव हेड आर्टिकल 53 कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वहीं आर्टिकल 74 में क्या कहा गया कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को क्या करेगी? सलाह देगी, आर्टिकल 74 में। तो ऐसे में हमने कहा कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगी जिसको चेयर करेंगे, चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर। कौन चेयर करेगा? चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर। तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सब मिलकर के एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होगी। आर्टिकल 78 में कहा गया है कि ऑल इंफॉर्मेशन मस्ट बी इन्फॉर्म टू द प्रेसिडेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत का कैसा है? ये अपॉइंटेड है, ध्यान दीजिएगा, नियुक्त है। कौन नियुक्त कर रहा है? राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता भारत में, याद रखना। भारत के प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है, आर्टिकल 75 में। तो अब ध्यान समझना कि कानून बनाने में ये लोग तो थोड़ा बहुत शामिल हैं, क्योंकि मंत्री जो है वो क्या है? मंत्री पार्लियामेंट का मेंबर है। नेसेसरली वह जरूरी नहीं कि जब वो मंत्री बना तभी मेंबर, लेकिन 6 महीने के अंदर से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी इधर हाउस से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कानून बनाने में वैसे तो लोकसभा राज्यसभा का बड़ा रोल है, लेकिन इसी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर के रूप में ये मंत्री भी हैं। तो देख रहे हैं कि कुछ हिस्से में एग्जीक्यूटिव जो है वह लेजिस्लेचर का पार्ट है, लेकिन लेजिस्लेचर एक अलग चीज हो गई है और एग्जीक्यूटिव अलग चीज हो गई। हमने आपको सरकार बना करके जिम्मेदारी दी है कि आप देश चलाइए। जब हम सरकार कह रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान से समझना कि जब हम सरकार कह रहे हैं तो बेसिकली हमने पीएम की बात करी है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। अब देखो ध्यान से समझना इस बात को कि जब हेड ऑफ द गवर्नमेंट है पीएम, तो सरकार की बात जब भी होगी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, तो केंद्रीय स्तर पर यदि हम बात करेंगे तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है भारत का? प्रधानमंत्री है। तो यदि आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपने सरकार चलाने के लिए और भी मंत्री बनवा रखे हैं, यानी कि ये पीएम और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद मिलकर के ये पूरा क्या है? सब सरकार है। तो सरकार हमने आपको देश चलाने के लिए दिया है। यदि आप कुछ गलत करेंगे तो हम आपसे जवाब भी पूछेंगे, कौन जवाब पूछेगा? हम पूछेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया। एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया कहां बैठे हैं जी? लोकसभा में डायरेक्टली बैठे हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग आपसे जवाब पूछेंगे। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या जिसे आप मंत्री परिषद कह रहे हैं, इस मंत्री परिषद से हम जवाब पूछेंगे। और इस मंत्री परिषद को चेयर कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। तो इस मंत्री परिषद से हम जवाब पूछेंगे भैया, और जवाब पूछेंगे कि आप बताइए देश में जो आप कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। यदि जवाब देने में आप असफल हुए या आपके जवाब से हम सहमत नहीं हैं तो हम आपके अगेंस्ट जाकर के अविश्वास प्रस्ताव ले देंगे और सरकार आपकी गिरा देंगे। देश में दोबारा चुनाव होगा, दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा, दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद क्या है? उत्तरदायी है। क्या है भाई? उत्तरदायी है। मंत्री परिषद जो है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी हो गई? लोकसभा की। क्यों लोकसभा के प्रति? क्योंकि लोकसभा में हमारा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या हो रहा है कि लोकसभा के मेंबर का चुनाव जो हुआ है वो डायरेक्ट इलेक्शन मेथड से हुआ है और राज्यसभा में इनडायरेक्ट मेथड से। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जब आप देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार है किसके लिए? लोकसभा के प्रति। ये इंपॉर्टेंट फीचर कंसिडर किया जाता है। बार बार इसी पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी जाती है, चाहे वो मंत्री राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लोकसभा के प्रति है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब हम जुडिशियरी की बात करते हैं तो यहां पर हमने क्या कहा कि इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। और देखिए यहां पर हमने कहा कि यह इंटीग्रेटेड है। और इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है
कि भाई सबसे ऊपर सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद हाई कोर्ट्स हैं, और इसके बाद जो आपके लोअर कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो सारे हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, और कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार हमने किसको दे रखा है? जुडिशियरी को। ठीक है जी। तो जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फीचर की, तब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्या समझ में आ रही होगी भाई? कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। हमने कहा कि जो मंत्री हैं वह लेजिस्लेचर में मेंबर होंगे, जैसे आपके गृह मंत्री हैं, आपके रेलवे मिनिस्टर हैं, वो किसी न किसी हाउस के मेंबर जरूर होंगे। याद रखिएगा, लोकसभा या राज्यसभा कहीं के भी हो सकते हैं, एंड इवन प्रधानमंत्री भी लोकसभा या राज्यसभा का कहीं का भी मेंबर हो सकता है। यदि वो मेंबर नहीं है आज की डेट में और उसे मंत्री बनाया जा रहा है तब भी यह हो सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर वैलिडिटी चाहिए होगी मेंबरशिप की। ठीक है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर द चीफ मिनिस्टर। यहां पर जरा समझ लीजिए, जब भी कहा जाए कि नेता सदन या लीडर ऑफ द हाउस, तो यदि लोकसभा है तो लीडर ऑफ द हाउस हमेशा प्रधानमंत्री होगा, और यदि राज्य की विधानसभा है तो लीडर ऑफ द हाउस हमेशा मुख्यमंत्री होगा। यह पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यदि पार्लियामेंट्री फॉर्म है तो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। अब कहेंगे सर लोअर हाउस क्या है? तो लोअर हाउस के बारे में हमने बताया कि देखो, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में, और जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इंग्लैंड में, उसी के तरीके से हमने कहा कि यहां इंडिया में लोकसभा है, तो लोकसभा को लोअर हाउस कहा गया। क्या कहा गया? लोकसभा को निम्न सदन कहा गया, लोअर हाउस। और इसका डिसोल्यूशन हो सकता है, इसे भंग किया जाता है। हर 5 साल पर लोकसभा को भंग किया जाता है। 5 साल से पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है जब ऐसा लगे राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति के पास पावर है। और ये अपर हाउस कहा जाता है, ये उच्च सदन है, और ये कभी भी भंग नहीं होगा। ये जब हम आपको पार्लियामेंट पढ़ाएंगे तो वहां पर बहुत विस्तृत चर्चा इसकी करेंगे। अभी के लिए आप इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है। तो यदि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भैया, तो हमने कहा कि यहां पर जो लोकसभा है या लोअर हाउस जो है उसको क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इतने फीचर हमने आपको बताए जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हैं। लेकिन इन सब में से भी मैं कहूंगा कि यदि सबसे अधिक, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्यारा, सबसे जिम्मेदार कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट ये वाला है जो आपके एग्जाम में बार बार आने के लिए तड़पता है। ठीक है, राइट। कोई कंफ्यूजन हो मुझे बताइएगा। चलो भाई, तो ये पूरा एक महत्वपूर्ण फीचर आपने डिस्कस किया है। कौन सा? जिसमें आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली के बारे में बात किया है। इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर आपने डिस्कस किया है जिसमें आपने बात किया है किसकी? आपने बात किया है फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है। ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण फीचर है उसको समझिएगा, वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक दूसरे में जुड़ा होना, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हमारे कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो एक दूसरे से जुड़े होने के बारे में जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे सारे हाई कोर्ट्स हैं, यानी कि हाई कोर्ट्स को जो भी गाइडलाइंस आएंगी वो सुप्रीम कोर्ट से आएंगी, और हाई कोर्ट के नीचे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर आप इनको लोअर कोर्ट्स कह लीजिए, ये सारे हैं। और इस प्रकार से ये सब एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, यानी कि इन सबको ऊपर से नीचे की तरफ कमांड आ रही है और इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है। और अगला जो अहम पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ये जो कोर्ट्स हैं
ये दोनों ही, केंद्र और राज्य दोनों ही कानूनों को लागू करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब यहां पर आप जब जाएंगे किसी मामले को लेकर के, तब आप ये नहीं देखेंगे कि यह कानून केंद्र का है कि यह कानून आपके अपने राज्य का है। आप किसी भी कानून के समस्या को लेकर के इन कोर्ट्स में जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या कहा कि इंडिया के संविधान ने भारत में एक इंटीग्रेटेड और एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम को स्टैब्लिश किया है। जब आगे बढ़ते हैं तो अगला अहम पॉइंट क्या निकल करके आता है, और यह पॉइंट इतना अहम है जहां से आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से क्वेश्चन मिल जाता है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसा कोर्ट है। तो एक फेडरल कोर्ट है, फिर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील का मतलब कि ये टॉप लेवल पर है अपील के माध्यम में, इससे ऊपर कोई कोर्ट भारत में नहीं है। और गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। ये गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट वाला जो क्लॉज है, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया ऑफ द सिटीजंस। आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। और अगला जो पॉइंट है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संरक्षक कौन है। आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। कई बार हमने देखा है कि लोग राष्ट्रपति की शपथ को पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति की शपथ में क्या लिखा है, और उससे इंटरप्रेट करते हैं कि नहीं प्रेसिडेंट इज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि देश में सब कुछ संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत चले, लेकिन राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इज नॉट द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Constitution has made various provisions to ensure its independence, including the security of tenure of the judges, fixed service conditions for the judges, etc. यानी कि संविधान न्यायपालिका को पूरी स्वतंत्रता देता है, पूरी स्वायत्तता देता है। जजेज को आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। से बहुत सारे जो उनकी सैलरी, उनका काम करने का तरीका, उनका टर्म, ये सब कुछ उनको इंडिपेंडेंसी दी गई ताकि देश में न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है, जो उसकी अपनी इंडिपेंडेंसी है, वो बनी रहे। अब बात करते हैं कि सर आपने एक शब्द कहा कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, तो क्या न्यायपालिका ही सब कुछ है? नहीं। यदि न्यायपालिका ही सब कुछ हो जाएगी तो फिर हम तो उसके अधीन हो जाएंगे। और देश किसका है? देश हमारा है। संविधान किसने बनाया? हमने बनाया। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? हम कर सकते हैं। भारत में कानून कौन बनाता है? हम बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? हमारे लिए बनाते हैं। तो जब सब कुछ हमारा है तो हमने ही न्यायपालिका बनाई है। लेकिन न्यायपालिका हमने बनाई और हमने ही संसद बनाई है, उस संसद में हम ही कानून बना रहे हैं। तो यदि संसद को हम एकदम से टॉप लेवल पर ले जाके रख दें तो संसद में तानाशाही शुरू हो जाएगी। यदि न्यायपालिका को सबसे ऊपर रख देंगे तो उसमें तानाशाही हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, दोनों को ब्लेंड करते हैं, दोनों की सॉवरेनिटी और सुप्रीमेसी का एक बढ़िया मिक्सचर तैयार करते हैं। कैसे? कहा जा रहा है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट व्हाइल द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी इज विद ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। मतलब कहने का यह है कि संसद के कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि लोकसभा के अंदर जो कार्यवाही चल रही है उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। लोकसभा की कार्यवाही, राज्यसभा की कार्यवाही उनके अपने नियमावली से चल रही है, और जो वहां पर बैठा हुआ प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा का चेयरपर्सन हो, वो उसके लिए जिम्मेदार है कि वहां पर कार्यवाही जो हो रही है वो नीतिगत हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी कि संसद इस मामले में क्या हो रही है? संप्रभु हो जा रही है। हम स्वायत्त हो गए, अपने कार्य को हम करेंगे, उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन यदि कोई ऐसा कानून हमने बनाया, अभी इस पॉइंट को आगे मैं समझाने जा रहा हूं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है। यदि हमने कोई कानून बनाया और उस कानून की स्थिति ऐसी है कि वह किसी भी कंडीशन में असंवैधानिक हो जा रहा है, यानी कि संविधान के बनाई हुई व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है जिसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जुडिशियल रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? उस कानून को नल एंड वाइड, शून्य डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसका मिक्सचर है कि कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। और ये अनन्य अधिकार है, बिल्कुल कानून हम कोई बना सकते हैं, लेकिन उन कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार किसको दे दिया? सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। तो चेक एंड बैलेंस वाली पॉलिसी है। ठीक है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ
अगेंस्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कंटेंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत के संविधान में कहा गया है, भारत के संविधान में कहा गया है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होगा, जापान से हमने लिया था। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिखता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिखता है। अब ये वाला टर्म आपको परेशान कर रहा होगा कि सर ये क्या है, तो इसीलिए आपको यहां पर पढ़ना है जहां आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे यह पता है कि आपको किस टर्म पर परेशानी आएगी और किस प्रश्न पर बहुत ही क्लैरिटी की जरूरत होगी, आपको स्पष्टता की जरूरत होगी। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले आप एक पॉइंट जरूर सोचिए अपने मन में, एक पॉइंट अपने मन में सोचिए कि क्या जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हैं, या जो शुरू में संविधान लिखा गया जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिले, क्या वही वो अंतिम सारे अधिकार हैं जो जीवन जीने के लिए प्राकृतिक रूप से जरूरी हैं? आंसर होगा कि नहीं सर, बहुत कुछ ऐसे अधिकार हैं जो किताबों में संविधान में नहीं लिखे, लेकिन एक गरिमामयी जीवन जीने के लिए वो अधिकार भी होना जरूरी है, ऐसा नेचर का मानना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है वह नेचर में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होने के बजाय नेचुरल राइट कहना ज्यादा जरूरी होगा, उनको ज्यादा स्पष्ट होगा। मानव जीवन गरिमापूर्ण हो, स्वतंत्रता हो हमारी, हमें एहसास कर पाए कि हम एक खूबसूरत और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, इसके लिए हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, बहुत कुछ मिलना चाहिए। और ये सब केवल उस किताब में लिखे हुए चंद अधिकारों से नहीं मिलेगा। बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो नेचुरल जस्टिस पर डिफाइन होंगे। ये डिफरेंस समझना, कहते नहीं कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, हाँ उनको अधिकार तो है लेकिन उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो जब आप ये बातें करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर आप कुछ नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में यहां पर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। हम थोड़ा आपको अंतर स्पष्ट करते हैं। अंतर देखो, वैसे आपको एक बात बताता हूं कि इंडियन पॉलिटी का जो इमरजेंस है, हमने क्या बताया था कि वो नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना की 14 पॉइंट्स डिमांड, गांधी की 11 सूत्री मांग, तीनों गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये सब क्या हिंदी में ड्राफ्ट हुए थे? नहीं, किसमें ड्राफ्ट हुए थे? अंग्रेजी में। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में ड्राफ्ट हुआ था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में ड्राफ्ट हुआ था, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी हिंदी में ड्राफ्ट हुआ था क्या? आंसर होगा नहीं। इसलिए जो टर्मिनोलॉजी है कई बार वो ओरिजिनली इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो पाती है, तो आप अपना पेशेंस रखा करिए, आपको तो पेपर बाइलिंगुअल मिलता ही है। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, हिंदी में भी इसको समझा रहे हैं क्या है ये, लेकिन आप यहां पर देखें, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये इंडिया ने अपनाया है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने एग्जांपल दिया यूएसए ने अपनाया है। इन दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ज्यादा नहीं। पहला पॉइंट यह है कि इंडिया में इस मेथड को हमने कहां से लिया, तो जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने कहा कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने वहां पर इसको अपने कॉमन लॉ के थ्रू इवॉल्व किया। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान समझना, जब भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात आएगी तो वहां पर जो बहुत सारे कानून हैं, पहले से कंसेंसस हैं, मीटिंग हैं, समिट्स हैं, जो करने का मतलब है कि जो देखने में अच्छा लगे, समझने में अच्छा लगे, लोगों के व्यवहार में अच्छा लगे, उससे जो निकल के आएगा वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो स्कोप होगा, इसका जो दायरा होगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, वो बड़ा हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। समझ रहे होंगे ना, पूरा देश मिलकर तय कर रहा है कि मतलब ऐसा मीटिंग हो रही है, कंसेंसस हो रहा है, बहुत सारा, मतलब इसमें ज्यादा डेमोक्रेसी दिखाई दे रही है, राइट। वहीं पर जब हम बात करते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का, तो जो लिख दिया गया है कानून में, अब उसी के अकॉर्डिंग चलो कि नैरो फोकसेस ओनली ऑन प्रोसीजरल कंप्लायंसेस। क्या है मतलब, कानून देखा नहीं कि गोली मारते हुए किसी ने देखा तो जरूर, लेकिन यदि गवाह मर गया तो क्या हो गया, वो बरी हो गया। प्रूफ करो कि हां ऐसा हुआ, प्रूफ करना, ये बड़ा अच्छा। कानून वहां पर साइलेंट है तो फिर वहां पर कोई मतलब ही नहीं रह जाता इस बात का। इसका मतलब क्या हो गया कि वैलिड लॉ प्लस फेयर प्रोसेस। कोर्ट गवाहों और सबूतों के आधार पर चलती है, कोर्ट गवाहों और सबूतों के आधार पर चलती है। इस बिहाफ पर किसी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो गया। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का जो स्कोप हो गया वो क्या हो गया साहब, नैरो हो गया। नेचुरल जस्टिस नहीं हो पा रही है, गरीब गरीब बना हुआ है, तमाम योजनाएं चल रही हैं, ऐसा है वैसा, बहुत सारी इश्यूज हैं। तो हम बेसिकली इन दोनों के
टर्मिनोलॉजी के डिफिनेशंस में अंतर बता रहे हैं आपको। इमोशनल नहीं होना है, ना ही मतलब लीक से हट जाना है, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस लॉ में हमने कहा क्या कि ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लेकर के आता है, बड़ा इसका दायरा है, इसका दायरा थोड़ा छोटा हो जाता है। यह बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, वहीं पर ये बहुत लिमिटेड है। इसकी बात क्या जरा हिंदी में आपको समझा देने, कहीं सब देखिए केवल इंग्लिश में बताया जा रहा है, नहीं। हमने कहा कि यह सीमित है। सीमित होने का मतलब क्या हो गया कि न्यायालय केवल यह देखते हैं कि प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं, कानून की युक्ति संगतता रीजनेबलनेस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। A.K. गोपालन केस 1950 कहता है ये बात। मैं वही जो कह रहा था कि प्रक्रिया का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। लेकिन वहीं पर जब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर जाते हैं तो कह रहा है कि न्यायालय किसी कानून को रद्द कर सकते हैं यदि वह अनुचित हो या मनमाना हो। ये न्यूयॉर्क का एक केस है, लॉचनर वर्सेस न्यूयॉर्क 1905 का केस है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ड्यू प्रोसेस ज्यादा नेचुरल दिखाई दे रहा है एज कंपेरिजन टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की। वैधता के परीक्षण पर जब बात करेंगे तो कह रहा है कानून समक्ष विधायिका द्वारा बनाया गया हो और प्रक्रिया का पालन किया गया हो। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप जुडिशियल रिव्यू करते हैं किसी केस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट को देखने का पावर क्या है? सुप्रीम कोर्ट को देखने का पावर है कि जो बनाया गया कानून है कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन तो नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक डॉक्ट्रिन को कहीं वायलेट तो नहीं कर रहा है, फंडामेंटल राइट को तो वायलेट नहीं कर रहा है, बस इतना ही देखता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, तो कह रहा है कि कानून या प्रक्रिया की मौलिक न्याय और निष्पक्षता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हमेशा नेचुरल जस्टिस को प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि बहुत जगहों पर कानून साइलेंट है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आते हैं या दूसरे देशों में जो उनके कोर्ट्स एंड डिसीजंस आते हैं वो नेचुरल जस्टिस के आधार पर आ जाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस भी कोई चीज होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहां पर बार बार एक बात बता रहा हूं कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेचर में एग्जैक्टली नेचुरल राइट्स कहना उनको ज्यादा अच्छा है एज कंपेरिजन टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लचीलेपन की बात करें तो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वह कठोर है। अभी तक समझ में आ ही गया होगा आपको कि कठोर है, और वहीं पर यह लचीला है। यह किसके आधार पर चलेगा? यह सामाजिक मानदंडों के आधार पर चलेगा। मनमाने अधिकार हनन से रक्षा करेगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो नियंत्रण नहीं हो पाएगा आंतरिक, क्योंकि जब तक एविडेंस नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। स्वतंत्रता पर प्रभाव की बात करें तो कार्यपालिका की मनमानी कार्यवाही से सुरक्षा देता है, परंतु खराब कानूनों से नहीं, और यहां पर समग्र सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बड़ा है, ब्रॉडर है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ छोटा है। तो साथियों ये सारी बातें आपको बेहतर समझ में आ गई होंगी। अब भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में ये अंतिम विशेषता है। विशेषताएं बहुत सारी हैं, फंडामेंटल राइट भी एक विशेषता है, डीपीएसपी भी एक विशेषता है, सिटीजनशिप भी एक विशेषता है। तो वो सब तो आगे बहुत सारे वीडियो में डिस्कस होगा अलग अलग चैप्टर में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फीचर एक्चुअल में इंपॉर्टेंट थे बहुत ज्यादा, जिन पर क्वेश्चन बनना ही बनना है, वहां के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण ये हमने समझाया, और इसी को समझाने के लिए हमने आपको पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और साथ में हमने कहा कि हम आपको इस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ समझा दिया। अब इसमें वो बात जो हमने आपको शुरू में समझाई थी वही लिखा हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन द वन हैंड कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है यदि वह कानून गलत तरीके से बना है तो। और पार्लियामेंट के पास क्या शक्ति दी कि पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है। इसका आपको उदाहरण देखना हो तो जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, पढ़ाऊंगा मैं आपको संविधान संशोधन, तब आप देखिए कितना मजेदार बात है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट उसको डिक्लेयर करती थी नल एंड वाइड, तो दूसरी तरफ लेजिस्लेचर क्या करता था? संशोधन कर देता था। कॉन्फ्लिक्ट जैसा बन गया था बिल्कुल जुडिशियरी वर्सेस लेजिस्लेचर का। फिर बाद में वो केशवानंदन भारती केस आता है जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन देता है कैसा नहीं होना चाहिए, कैसे रुक पाएगा ये। तो एक बड़ी लंबी कहानी है, हम उस पर बात करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि इस लेक्चर में हमने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए होंगे पूरी क्लैरिटी से आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं पर लगता है कि नहीं सर कोई चीज हमारे लिए थोड़ी अस्पष्ट रह गई है,
तो आप हमें कमेंट करिए, क्या चाहते हैं आप जरूर हमें कमेंट करिए। और हाँ, हर चैप्टर का लाइव एमसीक्यू जरूर करिए, क्योंकि बिना एमसीक्यू के आपको यह समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसा बनता है। तो वो भी आपको हमारे साथ करना है, कॉन्सेप्ट भी आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यूज भी हम आपको करा रहे हैं। तो ओवरऑल आपकी पूरी तैयारी, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसे में आपको इस प्लेटफॉर्म पर पूरा भरोसा करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सफल हों, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।